हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें सुन लो जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं और आखिर ये वीडियो हमको क्यों देखनी है कंप्लीट, ये भी बातें जान लो। ठीक है, तो हमने कुछ टाइम पहले अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड या बाकी हमने फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। तभी से डिमांड आ रही थी कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो फाइनली हमने ये बना दिया है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे आज अपने 2 मार्क्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमने तब मतलब ज्यादा नहीं दिखाए थे। आज सभी को हम जो है विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। अब जरूरी क्यों है ये, तो देखो ये जो हम बात करेंगे ये हमारे यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5th तक के हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि पूरा का पूरा हमारा निचोड़ है फार्माकोलॉजी सेकंड का। तो अगर आप ये सारी वीडियो कंप्लीट देखते हैं, क्वेश्चनों को आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपकी सभी यूनिट का जो है रिवीजन हो जाएगा। और इसके द्वारा क्या होगा कि इतना तो मैं कह रहा हूं कि पास सारे के सारे लोग हो जाएंगे अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, क्योंकि फिर आपके दिमाग में हर एक यूनिट घूमेगी, हर एक बात घूमेगी और लिख तो फिर आप आओगे ना एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि आपको सबके बारे में जो है कुछ ना कुछ पता होगा। बाकी अब सवाल आता है कि क्या यही क्वेश्चन हमारे फंसेंगे, तो ऐसा नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन ही फंसेंगे, क्योंकि हर बार ये रूल होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन कुछ ट्रिकी बनाए जाते हैं, कुछ अलग हटके। तो वो क्वेश्चन हर बार चेंज होकर आते हैं, तो वो तो सेम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ सिमिलर मिलेंगे, तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 वाले, 7 वाले, 10 वाले, उन सभी क्वेश्चनों में ये वाले क्वेश्चन हमारे काम आएंगे, क्योंकि आप इनको कहीं भी फिट कर सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं और आपको याद करने में भी ये रहेंगे आसान रहेंगे। बाकी बात करें हम जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे, तो वो आप कमेंट्स में बताना अगर आपको चाहिए होंगे, तो उनका सॉल्यूशन भी हम बनाएंगे यूनिट 5 या फिर एक साथ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अपने जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था डिफाइन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखो सिंपल समझो क्या यहाँ पे कहानी है, कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल, यानी कि ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी आर्टरीज आती है, वेन आती है, कैपिलरी। और इस पूरे फंक्शन जो हमारा सिस्टम है, इसका मेन काम क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम है। यानी कि हार्ट जो हमारा काम करता है, जो आपने CHF ये जितने में भी आपने पढ़ा था, पूरा सिस्टम हमारा क्या है, हार्ट हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को, सेल को, सभी को क्या करता है, इधर उधर भेजता है और हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये बेसिक हमारी बात थी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज CHF, नेम एनी 2 ड्रग्स टू ट्रीट। यहाँ पे T है, थोड़ा राइटिंग देख लेना। तो अब यहाँ बात आती है कि CHF क्या है। तो CHF की पहले आपको फुल फॉर्म लिखनी है, क्या होगी हमारी यहाँ पर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये जो हमारी कंडीशन है, ये हमारी एक हार्ट का डिसऑर्डर है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो अपना काम प्रॉपर नहीं करता है। यानी कि देखा जाए सिंपली हमारे हार्ट का काम है पंप करना और हमारे ब्लड को पंप करके बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा हार्ट है वो अपना काम ठीक से नहीं करता और ब्लड को इधर उधर पंप नहीं कर पाता। तो इसके पीछे 2-4 रीजन हो सकते हैं। पहला क्या कि उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए, यानी कि जो पंप करने की एबिलिटी है वो हमारी कम हो जाए। अब कुछ रीजन थे जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे। तो शॉर्ट में आपको बस ये डिफाइन कर देना क्या होती है प्रॉब्लम, 1-2 रीजन लिख देना। और बाकी ड्रग्स मैंने जहाँ पूछे हैं, तो इसमें ड्रग्स में पहले कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं जो इसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, और फिर हमारे कुछ एंटी हाइपरटेंशन जो हमारी इस हाइपरटेंशन को कम करेंगे। और जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, AC इनहिबिटर्स हो गए, टीमोलोल हमारा बीटा ब्लॉकर हो गया और कैप्टोप्रिल हमारा हो गया AC इनहिबिटर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके एग्जांपल डिजॉक्सिन, डिजिटालिस। तो ये हमारे क्या है, इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, चलिए बाकी बात करें। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली देखा जाए तो लिपिड्स हमारे फैट की तरह होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये हमारे हाइड्रोफोबिक यानी कि लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पानी में तो इनसॉल्युबल रहेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट हमारे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये हमारी बॉडी में 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपने हाइपरलिपिडेमिक चैप्टर में पढ़ा होगा, एंटी हाइपरलिपिडेमिक में। पहला हमारा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये बाइल एसिड की सिंथेसिस में काम आते हैं, तो लिपिड्स हमारे इंपोर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड, तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होते हैं जो हमारे में एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में, तो ये हमारे में आपके जो भी हमारे सेल्स वगैरह बने हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी इसकी बनी होती है। तो तीनों ही रूप में हमारा जो लिपिड्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों, जिन्हें उसका फ्री प्रॉफिट मिल सके। देखो यहाँ पे इतने सारे नोट्स हैं, ये सिर्फ हमारे जो है यूनिट 3rd में भी 2-4 पार्ट रह गए हैं, तो वहां तक के इतने सारे नोट्स हैं। अब लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं करते, आगे के हमारे अभी बने नहीं है, तो उनको हम बनाएंगे और उनको भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक नोट्स है, तो इन सभी का निचोड़ जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन की। तो इसमें आता है कि व्हाट इज गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स या लाइपोप्रोटीन। तो ये तीनों नाम इसलिए बताए क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। बाकी ये लिपिड्स भी कहलाते हैं और लाइपोप्रोटीन नाम से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ लिख
लिख दिया गुड लिपिड्स और बैड लिपिड। तो गुड लिपिड जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और जो बैड लिपिड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब काम क्या होता है वो समझो, आखिर क्यों गुड है क्यों बैड है। तो इन गुड का काम क्या होता है कि जैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स है, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, ब्लड के साथ में हमारे लिपिड्स भी बहते हैं लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में। आपको पता होगा लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे LDL हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो क्या होते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है वही हमारा यहाँ पर स्टिक कर जाता है इस तरह से, और यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिसीज को मतलब जन्म देता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है, बाकी फिर हमें हार्ट की डिसीज होती है। तो इसलिए ये हमारा बैड लिपिड्स या लाइपोप्रोटीन कहलाता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है जो यहाँ पर स्टिक कर जाता है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज कॉज करता है। अब जो हमारा गुड लिपिड है HDL, ये गुड क्यों है, क्योंकि इसका काम होता है कि वो इन ब्लड वेसल में बहेगा और जो इनमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उस कोलेस्ट्रॉल को वो यहां से ले जाएगा अपने साथ और लीवर के पास पहुंचा देगा। तो यहां पर क्या करेगा, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, सफाई करने का काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाकी हम 5th की बात करें तो ये हमारा है एंजाइना। तो एंजाइना क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो एंजाइना एक इस्केमिक चेस्ट पेन है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या होगा, चेस्ट में एकदम अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, लेफ्ट साइड को हल्का, फिर वो हमारे लेफ्ट बॉडी में फैल जाता है, देन वो राइट साइड भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एंजाइना कहलाता है। अब जहां भी वर्ड इस्केमिक आता है इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी है जो हमारी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। तो सिंपल फंडा क्या है कि इट इज अ सीवियर चेस्ट पेन, खतरनाक वाला चेस्ट में पेन होता है, किसकी वजह से, इस्केमिक यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर खून की क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि जो भी हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के सहारे ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर ब्लड कम तो वहां पे ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। तो ये हमारा एंजाइना। मेन हमारा क्वेश्चन क्या था, टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो इसका देने का मेरा मतलब क्या था यहाँ पे कि आपको इन सभी के नाम पता होने चाहिए। तो इसमें 3 तरह के हमारे टाइप्स हैं। पहला हमारा स्टेबल एंजाइना जिसको क्लासिकल एंजाइना नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा वेरिएंट, वेजोस्पेस्टिक या प्रिंजमेटल, तीनों नाम हमारा एक ही है, तो ये हमारा होता है। थर्ड हमारा इसमें आता है अनस्टेबल एंजाइना। तो 3 तरह के हमारे एंजाइना होते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हम पहला यहाँ डिफाइन करते हैं अपना स्टेबल एंजाइना। तो ये हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना है। रीजन क्या है कि जैसे मान लो कभी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई इमोशनल सीन हो गया, किसी ने कुछ बता दिया, तो उस केस में क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा हो जाता है, और उस केस में हमारी क्या होती है, हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड फ्लो हमारा क्या होगा, कम होगा, और वहां पे हमें जो है इस तरह का चेस्ट पेन फील हो सकता है, क्योंकि वहां पर ब्लड की क्या होगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टेबल एंजाइना, और ये प्रिडिक्टेबल है, यानी कि एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो हमको ये आ सकता है, तो ये प्रिडिक्टेबल है। इमोशन के स्टेज में किसी की मतलब ऐसी आपने सुना होगा ना, न्यूज वगैरह पढ़ाते हैं कि भाई वो तो टपक लिए, तो वो भी टपक जाते हैं सुन के, तो यहाँ पे भी ये इमोशनल वाला सीन भी आ जाता है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन अनस्टेबल एंजाइना। तो इस अनस्टेबल एंजाइना में अगर बात करें तो ये एक बहुत ही ज्यादा सीवर वाला केस आ जाता है, क्योंकि ये हमारा रेस्ट के दौरान आता है, यानी कि जब व्यक्ति सो रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये हमारा जो है एंजाइना कॉज कर जाता है। बाकी इसको हमने डिटेल्स में पहले आपको डिफाइन किया, आप ऐसे समझो कि ये हमारा मोस्टली होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज के केस में। तो अब मान लो ये हमारा हार्ट पूरी ब्लड वेसल था, यहाँ से ब्लड बह रहा था, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी मतलब यहाँ पे हमारी ये बीमारी हो गई है, ये हमारा प्लेग जनरेट है। अब मान लो किसी वजह से ये प्लेग में क्या हो जाए, यहाँ पे रप्चर हो जाएगा, तो अगर ये रप्चर हो जाएगा, यहाँ का थोड़ा मेटेरियल बाहर निकलेगा और यहाँ से हमारा ब्लड जा रहा है, तो अब ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे फीलिंग आएगी उसको कि यहाँ क्या है, हमारी कोई चीज खराब हो गई है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ब्लड हमारा कोगुलेशन करेगा, यानी कि थक्का दमना होता है ना, वो केस हमारे यहाँ अंदर होने लगेगा। और इसमें क्या होगा, इस वजह से जैसे ये जम जाएगा, यहाँ पे देखो हमारी ऑलमोस्ट 90% तक जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। पहले से इससे थी 50%, यहाँ हमारा प्लेग जो हमारा कोगुलेशन हो गई, क्लॉट जम गया, तो इसकी वजह से और बाकी की यहाँ हो गई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब हमारा ब्लड की सप्लाई एकदम डाउन हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारी जो आर्टरी वगैरह है वो हमारी ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और हमको जो एंजाइना है वो हमें क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा। तो ये हमारा था अनस्टेबल एंजाइना, यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है, बाकी बात करते हैं 7 क्वेश्चन हमारा, डिफाइन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना। तो नाम से समझ आ रहा है वेजोस्पेस्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें स्पैम हो गया, यानी कि वो हमारी क्या हो गई है, थोड़ी सी सिकुड़ गई है। सिकुड़ना आप हिंदी वर्ड जानते होंगे, यानी कि एक तरह से वो उसमें मतलब वेंट से परेशान है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये हमारी नॉर्मल हमारी क्या है, एक ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पर अगर वेजोस्पेस्टिक दिखाऊं तो किस तरह से होगा, यहाँ पर मान लो ये हमारी इस तरह से हो गई, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गई, नैरो हो गई, पतली हो गई। तो और एक तरह से सिकुड़ा, थोड़ा सा अंटा पड़ना हिंदी में बोलते हैं ना, बिल्कुल देसी भाषा में। तो यहाँ पर जब ब्लड
ब्लड जाएगा तो यहाँ हमारा पतला हो गया, तो यहाँ से ब्लड की सप्लाई क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो बाकी काम हमारे सेम है, ऑक्सीजन की कमी और एंजाइना हमको क्या होगा, कॉज होगा। तो ये हमारा क्या है, वेजोस्पेस्टिक एंजाइना, इसी को वेरिएंट एंजाइना और इसी को प्रिंजमेटल एंजाइना नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा अनस्टेबल और ये वेजोस्पेस्टिक है, दोनों के दोनों हमारे अनप्रिडिक्टेबल हैं और रेस्ट कंडीशन में हमको जो है कॉज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे यहाँ पर। अब बात करते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर एक नोट लिखना है किसके बारे में, कैप्टोप्रिल के बारे में, वेरी शॉर्ट नोट। अब कैप्टोप्रिल हमारा जो है वो ACE इनहिबिटर की तरह काम करता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। तो अब इसका फंडा क्या होता है आप जानते हैं, नॉर्मली क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 हमारा जो किडनी है, किडनी के अंदर हमारा रास सिस्टम पूरा चलता है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो एंजियोटेंसिन है वो हमारा एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा रेनिन के द्वारा। फिर एंजियोटेंसिन 1 हमारा इस ACE एंजाइम के अंदर से क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 में, और ये फर्दर जाके क्या करेगा, हमारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा आगे जाके, मतलब ब्लड एक तरह से बढ़ाने का काम कर रहा था। तो जो हमारा कैप्टोप्रिल है वो इस एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब जैसे ये इनहिबिट हो जाएगा, हमारे जो ये कन्वर्जन था वो एकदम रुक जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, और इसके बाद जो एंजियोटेंसिन 1 है वो हमारा इनएक्टिव कंडीशन में होता है। तो अब हमको यहाँ कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और हमारा जो हाइपरटेंशन बढ़ गया था वो हमारा कम हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से क्या है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है। बाकी हमारे CHF में हेल्प करेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे BP को कम कर देता है, हाइपरटेंशन को कम करेगा। तो इस तरह ये हमारा कैप्टोप्रिल जो है अपना शो करता है काम। ठीक है, बाकी 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एनालिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा था, कुछ ट्रिकी और कुछ हटकर आ जाते हैं जो मतलब सिलेबस में नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो फिर मतलब आपको पता है अलग से बन के आते हैं, हर साल थोड़े बहुत नए आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। तो अब हमारा आएगा एनालिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसे कौन से एंटी हाइपरटेंसिव हमारे ड्रग्स हैं जो हम प्रेगनेंसी के दौरान मतलब यूज वगैरह नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे 2-3 तरह के आते हैं। सबसे मेन हमारा इसमें आता है ACE इनहिबिटर। तो इनको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे कैप्टोप्रिल वगैरह वाले, क्योंकि ये हमारे क्या करेंगे, फीटल को डैमेज कर सकते हैं, जो बच्चा वगैरह उसको डैमेज कर देंगे, उसका रिस्क होता है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। फिर कुछ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, डायूरेटिक भी कुछ हमारे मतलब यूज नहीं किए जाते हैं, जैसे थायराइड वगैरह हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर जो है केस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्लास हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10, राइट अबाउट थेराप्यूटिक इंडिकेशन फॉर एटोरवेस्टेटिन। यानी कि जो हमारा एटोरवेस्टेटिन है इसके बारे में थेराप्यूटिक इंडिकेशन देना है। तो ये जो हमारा है एटोरवेस्टेटिन, ये हमारा एक HMG को एंजाइम रिडक्टेज है, या हम इसको जो है स्टैटिन्स बोल सकते हैं। और ये हमारा जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक की एजेंट्स की तरह मतलब यहाँ पर जो है अपना काम करता है, यानी कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट की तरह वर्क करेंगे। मतलब क्या है कि ये हमारे जो लिपिड्स वगैरह बन रहे थे, जो HDL LDL हो रहा था, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज थी, उन सबको ये कम करने का हेल्प करेगा, यानी कि ट्रीट करने में काम करेगा। तो बस इनका थेराप्यूटिक यूज क्या है, इंडिकेशन मतलब यहाँ पर कहीं लिखा हो थेराप्यूटिक इंडिकेशन मतलब क्या है कि थेराप्यूटिक यूज क्या है, एक तरह से ये कैसे हमें इंडिकेट करेगा हमारे यूज के लिए। तो पहला मेन काम क्या हम लिख सकते हैं, ये ट्रीट करेगा हमारे हाइपरलिपिडेमिया को। ठीक है, कैसे करेगा, हमारे लोअर करेगा कोलेस्ट्रॉल की लेवल को, दूसरा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, दूसरा क्या है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को करीब जो है 20 से 50% तक जो है कम कर सकता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, बाकी ये हमारे में इस लेवल को कम करेगा, LDL को कम करेगा यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करने का भी काम करता है। तो ये थे हमारी कुछ बातें एटोरस्टेटिन के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपना 11 क्वेश्चन है, डिफाइन हीमेटोनिक्स विद सूटेबल एग्जांपल। तो हीमेटोनिक्स हमारे क्या होते हैं, सिंपल ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में ये हमारे हेल्प करेंगे। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे कहाँ काम आएंगे, ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमारी बॉडी में खून की कमी होगी। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एनीमिया, यानी कि एनीमिया वाले सिचुएशन में हम जो है इन हीमेटोनिक्स का यूज करते हैं। बाकी इनके अंदर के कुछ एग्जांपल्स आप जरूर लिख देना, जैसे हमारा आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, या फॉलिक एसिड। और ये वाले हमारे उस कंडीशन में भी हेल्प करेंगे जैसे शॉक वगैरह हो जाता है ना, हाइपोवॉलेमिक, कि जब हमारे बॉडी में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है, तो उसमें भी हमारा जो है हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी तो अब 12th क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइपो प्लस वॉलेमिक। तो हाइपो का मतलब होता है लो, किसी भी चीज को लो का या कम बताएंगे, और वॉलेमिक का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसका लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड की कमी होगी। जब ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी अनकॉन्शियस होने लगती है और धीरे धीरे वो शॉक की कंडीशन में चली जाती है। तो ब्लड की कमी की वजह से जो शॉक हमें जनरेट होता है उसको हम हाइपोवॉलेमिक शॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है। बाकी ये हमारी बॉडी में हार्ट की डिजीज को कॉज कर सकता है, बाकी वगैरह जैसे वॉल्यूम कम होगा ब्लड का तो ऑब्वियसली बात है हार्ट की प्रॉब्लम जो है हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था। बाकी कॉजेस अगर बात करें क्यों ये हो सकता है, तो अगर ब्लड लॉस हमारा ज्यादा हो गया,
किसी ट्रॉमा की वजह से कोई चोट लग गई, कोई हेमरेज वगैरह हो गया, कोई डायरिया हो गया। हेमरेज मतलब कोई ब्लड वेसल्स हमारी रप्चर वगैरह हो जाती है तो उसको हेमरेज बोलते हैं यहाँ। फिर डायरिया हो गया, किसी को लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं या वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में भी हमारा बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। इससे हमारा ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा इसका रीजन है। अब 13 क्वेश्चन हम समझते हैं, डिफाइन कोएगुलेंट्स विद सूटेबल एग्जांपल। तो कोएगुलेंट्स हमारे क्या होते हैं उसको हमें समझना है। तो सिंपल सा फंडा है कि हमारी बॉडी में जब कभी मतलब ब्लीडिंग वगैरह होती है तो वहां पे कोगुलेशन की जरूरत होती है, यानी कि वहां थक्का जमना जो हमारे ब्लीडिंग को क्या कहते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो वही हमारे कोगुलेंट्स होते हैं। मान लो हमारी बॉडी जब सही से काम नहीं करती तो हम बाहर से वो ड्रग्स लेते हैं, तो क्या होगा, दीज आर दोज ड्रग्स विच प्रमोट कोगुलेशन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि ये हमारी बॉडी में कोगुलेशन वगैरह को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, काम करेंगे और ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। तो ये हमारे सिंबल क्या है, कोगुलेंट्स होते हैं। टाइप्स की बात करें तो ये हमारा सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब हमारे जो पेरेंटल रूट से दिए जाएंगे, हमारे ओरली या फिर हमें नसों के द्वारा मिलेंगे आईवी रूट से, या हमारे लोकल होते हैं यानी कि ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं इस जगह। तो ये हमारे दो तरह से काम करते हैं। सिस्टमैटिक में विटामिन के हमारे कुछ ड्रग्स आते हैं, डेप्टोप्रेसिन आ जाता है, फिब्रिनोजेन आ जाते हैं। लोकल में हमारे एड्रेनालिन हो गया या हमारे यहाँ पर फिब्रिन ग्लू हो गया, तो ये हमारे ऊपर से अप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। बाकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे ये भी हमारे दिए गए हैं, सिस्टमैटिक में इतने सारे और लोकल में हमारे इतने सारे। ठीक है, तो ये हमारे थे। बाकी इनके डिफाइन आप चाहो तो यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, वो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं अपना 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं, आपको विद सूटेबल एग्जाम्पल जो है बताना है। तो ये भी हमारे जो है एक तरह से हमारे बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा इनका क्या होगा कि इनका होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब समझो कि ये आखिर काम कैसे कर रहे हैं। तो लेट करो कि ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ये मान लो हमारी ब्लड वेसल्स है पूरी और ये हमारे क्या है, इंटरस्टिशियल वाला पूरा फ्लूइड है, यानी कि ये हमारे सेल्स वगैरह है। तो हमारा ब्लड जो है इधर से मूव करेगा, तो जब हम जो है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर को देते हैं तो वो हमारे यहाँ अंदर आएंगे। अब उनका होता है क्या, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हाई, तो वो यहाँ पे क्या है, इनको क्रॉस नहीं कर पाते। अब वो यहाँ पर जो इसके अंदर का प्लाज्मा हमारा मिक्स होता है, जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा भी होता है, बाकी के कंस्टिट्यूएंट भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा के साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा और उस ब्लड को भी क्या करेगा, रोक देगा कि वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। और जब हमारा ब्लड इधर उधर कहीं नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ब्लड है वो हमारा इस ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड बढ़ जाएगा तो हमारा जो ये यही तो इनका काम है, ब्लड को बढ़ाना। तो बाकी चीज़ों में ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल था प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के बारे में। कब हेल्प करते हैं, तो हमारा जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है मैंने पहले बता दिया, उसमें कहीं हेमरेज हो गया यानी कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, उसमें लो लेवल ऑफ ब्लड है उसमें। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो डेक्स्ट्रेन हो गया, ह्यूमन एल्ब्यूमिन हो गया या जेलेटिन हो गया। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की तरह यूज होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर 15 की डिफाइन एंटीकोगुलेंट्स एंड फिब्रिनोलाइटिक्स। तो इन एंटीकोगुलेंट्स का सिंपल सा फंडा है कि ये हमारे जो कोगुलेंट्स थे उनको अपोज करने का काम करेंगे। तो कोगुलेंट्स हमारे क्या कर रहे थे, हमारी ब्लड कोगुलेशन को बढ़ा रहे थे, तो ये हमारे क्या करेंगे, ब्लड कोगुलेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। तो इतना सा सिंपल इनका क्या होता है, फंडा होता है। बाकी इनके मैकेनिज्म वगैरह के लिए आप इसकी जो लॉन्ग वीडियो हमने बना रखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ आप कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाके हम इन सभी वीडियो को लॉन्ग में जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी इसके एग्जांपल की बात करें तो हेपेरिन, बेरफेरिन बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी बात करें फिब्रिनोलाइटिक्स के बारे में, तो ये हमारा जैसे मान लो कोई हमारी ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा क्लॉट वगैरह बन जाता है। तो अब मान लो ऐसा कोई क्लॉट है तो वो हमारे ब्लड के फ्लो को रोकेगा, तो इस क्लॉट को हमें खत्म करना होता है जिससे हमारा ब्लड फ्लो जो है बराबर चलता रहे। तो ऐसे एजेंट जो हमारे इस क्लॉट को खत्म करते हैं बने बनाए को, वो हमारे कहलाते हैं फिब्रिनोलाइटिक्स एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका सिंपल फंडा क्या है, दोज ड्रग विच यूज टू ब्रेक द क्लॉट थ्रोम्बस या फिर फिब्रिन इनसाइड द ब्लड वेसल्स। और ये हमारे डीप वेन थ्रोम्बस में यूज होते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि हमारे जो वीन्स हैं, ये अंदर वीन्स है, इनके अंदर कहीं थ्रोम्बस है तो उसको खत्म करेंगे जी हमारे, या हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब क्या है कि ये जो हमारा है ये क्लॉट है, ये इधर उधर बह रहा है जगह जगह, और जाके मान लो इसने अगर हार्ट पे अटक गया तो हार्ट को ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे एम्बोलिज्म को भी क्या करते हैं, ये हमारे जो है खत्म करने का काम करते हैं। तो ये हमारे थे फिब्रिनोलाइटिक्स एजेंट, ये हमारे थे एंटीकोगुलेंट्स वाले। एग्जांपल इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, यूरोकाइनेज हो गया, एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम 16 क्वेश्चन, डिफाइन डाईयूरेटिक। तो डाईयूरेटिक्स हमारे सिंपल क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी में यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अब सिंपल मान लो
कि बॉडी में किसी कंडीशन में एक्सेस मात्रा में कोई फ्लूइड इकट्ठा हो गया, या मान लो कहीं एडिमा वगैरह, आपने कभी देखा होगा ना, बॉडी कभी कभी इतनी स्वेल हो जाती है और वहां पर इस तरह की मतलब लिक्विड सा बढ़ जाता है, उसको हम एडिमा वगैरह बोलते हैं। आप कभी ऐसे किसी को दबा के देखना, ऐसा लगेगा प्रेस होगा जैसे किसी रबड़ को करते हैं। तो इस तरह से कभी कभी किसी की बॉडी में एक्सेस मात्रा में फ्लूइड्स हो जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए हम इस डायूरेटिक का यूज करते हैं। बाकी ये हमारा जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी यूज होता है। मान लो किसी बॉडी में ब्लड ज्यादा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो गया, बीपी ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। ये हमारी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन में हमको हेल्प मिलती है। तो इस तरह हमारे डायूरेटिक जो है अपना यहाँ पर फंक्शन दिखाते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे थायराइड्स हो गए, लूप डायूरेटिक्स हो गए, तो ये हमारे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे। फिर 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासिफाई डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स को सिर्फ क्लासिफाई करना, तो यहाँ बेसिकली हमारी 5 क्लास है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसके ये ड्रग हैं एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड, डाइक्लोरोफेनामाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज नहीं बता रहा, आप लॉन्ग में इसको देख लेना, बस आप यहाँ क्लासिफाई करो क्या है कैसे है। सेकंड हमारी क्लास थायराइड्स है, क्लोराथाइजाइड्स, साइक्लोथाइजाइड्स। थर्ड हमारी लूप डायूरेटिक्स है, फ्यूरोसेमाइड्स। और फोर्थ हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जैसे स्पाइरोलेक्टोन, एमिलाइड और ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स है, फिर जिसमें हमारा आता है मैनिटॉल। तो ये हमारे 5 क्लासें थी। 18 क्वेश्चन हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक। तो एंटी डायूरेटिक को यहाँ हमको जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। तो पहले सिंपल फंडा समझो क्या होते हैं ये हमारे वो ड्रग्स हैं जो हमारे डायूरेटिक को इफेक्ट को कम करेंगे। यानी कि डायूरेटिक में क्या हो रहा था, हमारी यूरिनेशन ज्यादा हो रही थी, फ्लूइड ज्यादा निकल रहा था। तो अब ये क्या करते हैं, ये हमारे उसको अपोज करेंगे, यानी कि ये हमारे जो यूरिन आउटपुट था उसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मान लो कहीं बॉडी वगैरह में ब्लड की कमी हो गई, या मान लो कोई और सिचुएशन में हो गई हमारी, तो वहां पे हमको जो है यूरिनेशन कम चाहिए, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, तो उस केस में हम जो है इनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि कैसे ये काम करते हैं। तो देखो नॉर्मल फंडा हमको पता है क्या होता है कि ये हमारा ब्लड है, ये हमारी मान लो यूरिनेशन की पूरी मतलब पाइप है, नेफ्रॉन वाला आप इसको फंडा समझो। तो अब यहाँ पे होता कैसे काम है कि ब्लड से फिल्टर हो गया, हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारा ब्लड हमारा फिल्टर हो गया, यूरिन के अंदर आ जाता है, फिर वो रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं, यहाँ रीअब्जॉर्ब आएगा। तो वो रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा दोबारा क्या होता है, हमारा फिर से जो है अपने ब्लड में वापस चला जाता है। तो जो हमारे डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस रीअब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जिससे हमारा यूरिनेशन बढ़ा रहे और यूरिन की तरफ बाहर ज्यादा निकल जाए। तो अब जो हमारे एंटी डायूरेटिक्स हैं उनका काम क्या होगा, वो इस रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे, जिससे यहाँ पे जो हमारा ब्लड आया था वो हमारा वापस इसमें चला जाएगा और हमारी यूरिन जो है वो हमारी कम हो जाएगी। तो इससे हमारे यूरिन का आउटपुट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये हमारे एंटी डायूरेटिक्स हैं। अब ये किस में यूज होते हैं, तो मोस्टली यूज होते हैं ये डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी में। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल समझ लो कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब बड़े होने के बाद भी वेट बेडिंग का सीन होता है। मतलब क्या होता है, बेड पे कर देना, तो वहां पे ये चीज हमारी हेल्प करेगी। बाकी किसी किसी केस में मान लो यूरिनेशन ज्यादा होती है, एक्सेस मात्रा में, मतलब हर घंटे पे जा रहे हैं, आधा आधा घंटे पे जा रहे हैं, तो उस केस में भी ये ड्रग्स हमारे जो है हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह काम करते हैं, एंटी डायूरेटिक है। फिर 19 हमारा आता है डिफाइन ऑटोकॉइड्स। तो ऑटोकॉइड्स हमारे 2 वर्ड से मिलकर बने हैं, सेल्फ और रेमेडी। इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये हमारे एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में कहीं पे मान लो इंजरी वगैरह होती है तो वहां पर ये उसको ठीक करने के लिए हेल्प करते हैं। अब ये हमारे लोकल हार्मोन की तरह एक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये उसी जगह पे काम करते हैं, यहाँ पर ये रिलीज होते हैं और वहां पे बनते हैं, उसी जगह ये काम करते हैं। सिंपल फंडा आप ऐसे समझो इसके बारे में कि मान लो ये हमारी पूरी बॉडी है और बॉडी का कोई एक पार्ट ले लो यहाँ पे, तो मान लो ये हमारा हाथ है, तो मान लो यहाँ पर कोई चीज हमारी कट वट लग गया, कुछ भी लग गया, या मान लो कोई हमारा कोई मान लो मधुमक्खी काट रही है, तो मधुमक्खी का जो डंक लगेगा या उसका जो केमिकल होगा वो एक तरह से फॉरेन मटेरियल है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वहां पे आएगा, इससे लड़ेगा, तो इसको एक तरह से बचाने का ही तो काम कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगी, जब दोनों की लड़ाई होगी तो इसके जो आपस के सेल्स है वो हमारे डैमेज हो जाएंगे, और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, हमको पेन होगा, हमें यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी थोड़ी बहुत, हमें यहाँ इन्फ्लामेशन की बाकी चीजें जैसे पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, और बॉडी भी हीटअप हो जाती है, फीवर हमको कॉज होगा। तो ये सब हमारे कुछ रीजन होते हैं। तो यहाँ पर ये सब होते हैं हमारे कुछ केमिकल रिलीज होने की वजह से, उन्हीं केमिकल्स को हम ऑटोकॉइड्स बोलते हैं। तो ऑटोकॉइड्स हमारे ऐसे मान लो अगर हिस्स हाथ पे लगे तो यहीं पर रिलीज होंगे, यहीं पर बनेंगे, यहीं अपना इफेक्ट देंगे। ऐसा नहीं कि बॉडी के किसी और हिस्से में जाएंगे, नहीं, ये केवल लोकली हमारे काम करते हैं। तो ये हमारे लोकल हार्मोन की तरह जो है एक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, 5-HT, या हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, या हमारा थ्रोम्बोक्सिन हो गया। तो ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं हम अपना 20 क्वेश्चन, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट। तो ये हमारा वैसे 2 तरह से काम करता है, एक हमारा एंटी कैंसर को ट्रीट करने में, यानी कि कैंसर को ट्रीट करने में, और एक हमारा रूमेटिक आर्थराइटिस। तो यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन दिया, ये हमने एंटी रूमेटिक ड्रग्स के रूप में दिया, यानी कि हमारे रूमेटिक आर्थराइटिस को कैसे कम करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि देखो हमारे में इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी कि इन्फ्लामेटरी कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से हमारे में क्या है, रूमेटिक आर्थराइटिस हमको देखने को मिलता है। तो जो हमारा ये है, ये मीथोट्रेक्सेट है, इसका काम
काम क्या होगा, ये हमारी में लोकल कंसंट्रेशन बढ़ा देगा एडिनोसाइन की। अब ये काम क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करने का काम करेगा, और जब इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कम होगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो रूमेटिक आर्थराइटिस है वो हमारा ठीक होगा। शॉर्ट में मैकेनिज्म है 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपके लिए ठीक है। बाकी ये एंटी कैंसर की तरह भी काम करता है। तो एंटी कैंसर में क्या करेगा कि ये एंजाइम होता है हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको ये कम करेगा। अब जैसे ही हमारा ये कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे में जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इससे हमारा जो प्यूरिन है, प्यूरिन कम बनेगा, और प्यूरिन कम बनेगा तो डीएनए कम बनेगा, और डीएनए कम बनेगा तो हमारा क्या होगा, सेल की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि सेल डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमको कैंसर में क्या चाहिए, हमको सेल डिवीजन ही तो कम करना होता है। तो इस तरह हमारा ये काम करता है। दोनों ही मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, आपके दोनों काम आएंगे। 21 क्वेश्चन आता है डिफाइन गाउट। तो गाउट भी हमारा एक तरह से आर्थराइटिस की तरह ही प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, मान लो ये हमारी 2 मतलब हड्डियां को जॉइंट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये पेंसिल के रूप में मैंने आपको साइनोवियल फ्लूइड दिखाया है, और ये पूरा आपको इतना सीन दिखा दिया रेड पेन में। अब ये हमारी नॉर्मली मूवमेंट होती रहती है। अब किसी केस में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है या प्लाज्मा कंसंट्रेशन में क्या है, यूरिक एसिड हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है किसी भी रीजन से, तो वो यूरिक एसिड जब बढ़ जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स हैं इनमें जाके इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन तरह कॉज करेगा, और ये सब हमारा थोड़ा सा मतलब अलग रूप प्रेसिपिटेट होकर मतलब यहाँ जाता है, मतलब पत्थरों की तरह थोड़ा सा लगेगा, जैसे कीले वगैरह चुभती हैं। और अगर आपको कभी दिखेगा ऐसी चीज आप देखना, मतलब यहाँ पे ऐसा लगेगा कुछ कीले वगैरह सी है, तो ये हमारा यहाँ लग जाएगा। अब जैसे देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पर जो मूवमेंट है हमारी वो तो हमारी रुक जाएगी, तो मूवमेंट रुक जाएगी, चलना फिरना बंद हो जाएगा, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, ये हमारा पूरा सूज जाएगा, और बहुत तेज दर्द भी होने लगेगा। तो बहुत सारी यहाँ पर मल्टी प्रॉब्लम हमको होने लगेंगी इसकी वजह से। तो यही हमारी क्या है, गॉट प्रॉब्लम, यानी कि ये हमारा जॉइंट का एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि हाइपर यूरेसीमिया हम इसको जो है कंडीशन यहाँ पे बोल सकते हैं। और वो हमारा साइनोवियल फ्लूइड्स में जाके स्टोर हो जाता है, जिससे हमें इन्फ्लामेटरी कुछ रिस्पॉन्सेज देखेंगे, जैसे यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, सीवर पेन होगा, खतरनाक वाला दर्द होता है, और टेंडरनेस एकदम जहाँ से जकड़ा हुआ था सारा सीन दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या है, गॉट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाकी 22 बात करते हैं, राइट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया है, तो इसके रोल क्या है आपको ये बतानी है। तो सीएनएस के अंदर नॉर्मली हमारा ये पेन को मतलब बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऑटोकॉइड्स के अंदर बिलोंग करता है, तो पेन को बढ़ाएगा, नोजिया वगैरह कॉज करेगा, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी इसको रेगुलेट करेगा। बाकी ब्लड वेसल्स में बात करें तो ये वेजोडाइलेशन कॉज करता है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल को चौड़ा करेगा, इससे हाइपोटेंशन हमारी होगी, बीपी हमारा कम होगा। इन्फ्लामेशन में बात करें तो ये हमारा कुछ इन्फ्लामेटरी सेल के द्वारा ही रिलीज होता है, और ये फिर फर्दर साइटोकाइनिन की रिलीज को बढ़ा देगा। अब जब साइटोकाइनिन बढ़ जाएगा तो ये ब्रेन वगैरह में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, बाकी और ज्यादा इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा। बाकी इसके कॉज और इफेक्ट हैं, जैसे ये हमारा डायूरेटिक भी कॉज करता है, बाकी सलाइवा वगैरह में कुछ सिक्रेशन वगैरह कॉज करेगा। अब बात करते हैं हम अपने 23 क्वेश्चन के बारे में। तो पहला यहाँ पे क्या है, डिफाइन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इनहिबिटर। तो यहाँ पर ये है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इनहिबिटर क्या है, कैसे है। तो इसके लिए पहले आपको एंटीरियर मतलब पूरे हार्मोन की कहानी समझनी होगी। तो इस तरह समझो कि यहाँ हमारा एक प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इस तरह दिख जाएगा। तो इसमें ये वाला पार्ट हमारा एंटीरियर होता है, ये वाला पार्ट हमारा पोस्टीरियर कहलाता है, ठीक है। बाकी ये हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। अब जो एंटीरियर पार्ट है वो हमारा कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, आपको बताया इसके बारे में, फिर प्रोलैक्टिन हो गया, फिर एसीटीएच हो गया, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, बाकी और भी करता है। फिर हमारा जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो हमारा सीक्रेट करता है ऑक्सीटॉक्सिन को, और एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हमारा क्या कर रहा है, डायूरेटिक को कम करने का काम करता है। तो इन सबको ये हमारा रिलीज करता है। अब जो हमारे ये इनहिबिटर्स की बात हो रही है, तो ये एक कोई कॉमन नहीं है, मतलब इसका क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन के लिए अलग इनहिबिटर है, प्रोलैक्टिन के लिए अलग इनहिबिटर है, इसके लिए अलग इनहिबिटर्स है। तो वो हमारे क्या करेंगे, अलगली सेपरेटली जो है, जो इसके होंगे वो हमारे इसको इनहिबिट करेंगे, जो इसके होंगे वो हमारे इसको इनहिबिट करेंगे। तो यही हमारे सिंपल है कि दीज आर दोज व्हिच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन व्हिच सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो हमारा इस ग्लैंड के द्वारा हार्मोन निकलते हैं, इन्हीं हार्मोन को रोकने का काम हमारे कौन से करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इनहिबिटर, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन और एसीजी, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिख दिए। बाकी जैसे हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स हो गया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स हो गया, तो इस तरह ही हमारे काम करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बनाया, बाकी ये हमारा क्या है, यहाँ पर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपना 24। तो यहाँ पर आता है डिफाइन थायराइड हार्मोन इनहिबिटर। तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन्स हमारा क्या काम करता है, कैसे। तो थायराइड हार्मोन कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन उसकी होने लगती है, और ओवर प्रोडक्शन को हम यहाँ पर हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम हार्मोन का यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं थायराइड हार्मोन इनहिबिटर्स, और इन्हीं को हम जो है एंटी थायराइड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे हमारा मिथाइल थायोयूरेसिल हो गया या मिथाइमाइजोल हो गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हमारा आता है व्हाट इज ACTH। तो इतना तो आप इसके बारे में समझ गए कि ये हमारा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है रिलीज होता है, ठीक है। बाकी इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। अब इसका जो मेन काम होता है वो हमारा क्या होता है कि ये कॉर्टिसोल को बनाने में हेल्प करता है। कहां से? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा उसको बनाने में और रिलीज करने में। अब जो कॉर्टिसोल का मतलब समझो क्या होता है कि ये हमारा एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, जैसे हमारी जो ब्लड स्ट्रीम वगैरह है या हमारा जो ब्रेन है वो ग्लूकोज का यूज करते हैं सारे लोग, तो ये ग्लूकोज के यूज को इंक्रीज कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है या जो हमारा ब्रेन वगैरह है ये हमारे ग्लूकोज को ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे और इससे क्या करेंगे, ये हमारे उन सब्सटेंस की भी एबिलिटी को बढ़ाएंगे जो हमारे टिश्यू वगैरह को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है, दोनों तरह के हमारे ये काम करता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के अवेलेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा देंगे जिससे उसका यूज ज्यादा बढ़ जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ब्रेन के यूज वगैरह में, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में तब तो ठीक है, लेकिन ये अगर एक्सेस मात्रा में हो जाएगा तो ये हमारा नुकसान भी कॉज करता है, ठीक है। तो ये हमारा था कॉर्टिसोल वाला, और इसी को बनाने का और रिलीज करने का काम हमारा कौन करता है? ACTH वाला हार्मोन, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा यहाँ पर रिलीज होता है उसके एंटीरियर वाले पार्ट से। तो ये था हमारा व्हाट इज ACTH वाला पूरा का पूरा सीन। तो अब हम बात करते हैं अपने 26 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आता है डिफाइन एंड्रोजन्स एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो यहाँ पर हमको ये स्टेरॉइड्स के बारे में डिफाइन करना है। तो ये दोनों के दोनों हमारे एंड्रोजन और एंटाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स हमारे, वो हमारे एक तरह से क्या होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन को इंक्लूड करते हैं अपने अंदर, जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन हो गया या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। बाकी और भी ये हमारे कुछ ऐसे ही एजेंट्स को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं जो हमारे सेक्स हार्मोन की तरह क्या करते हैं, मतलब अपने आप को सेक्स हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें तो अब इनका काम क्या है, तो देखो सिंपल क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है तो क्या करेंगे, ये हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं उनके डेवलपमेंट में। जैसे लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी मतलब वैसी होती है तो बॉयज़ को थोड़ा सा चेंज करेंगे, डीपिंग करेंगे, और दाढ़ी वगैरह को बढ़ाने में, ग्रोथ और बियर्ड वगैरह इनको बढ़ाने में काम करते हैं। बाकी जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके भी डेवलपमेंट में ये चीज़ क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। तो ये हमारे ये एंड्रोजन्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये हमारे सेक्स हार्मोन के मतलब एक तरह से ड्रग्स वगैरह जो इनको बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए बाकी अब हम बात करते हैं, यहाँ 27 क्वेश्चन है डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो मैं लॉन्ग में भी आपको जो बताने वाला हूँ बाद में। तो ये जो हमारे, इनको हम बर्थ कंट्रोल पिल नाम से जानते हैं, मतलब नाम से समझ आ रहा है क्या है कि ये जो प्रेगनेंसी वगैरह होती है उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसलिए होते हैं। बाकी इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे कुछ हार्मोन होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, या फिर केवल प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन को मिलाकर ये हमारी दवाइयां बनाई जाती हैं और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं। अब ये करते क्या हो, मतलब तो सिंपल देखें तो ये हमारे में क्या है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कम करेंगे, एनीमिया वगैरह वाली कंडीशन आ गई, मान लो किसी का ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उस केस में ये हमारे यूज़ किए जाते हैं, जिससे वहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह से थोड़ा हमारा ब्लड वगैरह बच जाए। और बाकी जैसे प्रेगनेंसी वगैरह को इसको क्या करेंगे, ये हमारा रिड्यूस खत्म करने का काम करते हैं, जैसे अनवांटेड वगैरह होगी। लेकिन इस पर एक सब मैंने स्पेशल लिखा है क्या, प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप खरीद नहीं सकते। तो इस तरह के ये हमारे होते हैं। बाकी ये हमारे जो है कुछ साइड इफेक्ट भी कॉज करते हैं, इसलिए इनको जो है मतलब ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी इसका जो मैकेनिज्म वगैरह है वो हम डिटेल्स में जानेंगे। अभी इतना समझो कि जैसे ओव्यूलेशन वगैरह जो प्रोसेस होते हैं उनको ये कम करने का, मतलब उसको इनहिबिट करेंगे, जिससे हमारी जो मतलब जो आगे होने वाला बच्चा वगैरह वो रुक जाता है यहाँ पर। तो इस तरह ये हमारे जो है काम करते हैं। ड्रग्स की बात करें तो यहाँ हमारे मेंस्टर्न हो गया, यहाँ पर नॉरसिंड्रोन हो गया, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल हो गया या डिसोगेस्ट्रल हो गया। तो ये हमारे कुछ ड्रग हैं जो हमारे एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह काम करते हैं। बाकी बात करते हैं अब 28 क्वेश्चन, तो डिफाइन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में वैसे मोस्टली लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, जैसे यहाँ पर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट था, वहां से हमारा जो ऑक्सीटोसिन था वो हमारे यहाँ पर रिलीज हो रहा था। तो जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन, इसका सिंपल काम क्या है कि ये रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। कैसे, तो जैसे चाइल्ड बर्थ होना हो या लैक्टेशन होना हो, उन प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। कैसे काम करता है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो है जैसे जो हमारा यूट्रस वगैरह होता है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको रिदमिक कंडीशन में लेके आता है। अब इसका ना बहुत ज्यादा रोल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, अगर टाइम बचा तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में ये कहानी सारी समझाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन का जो रोल होता है वो किसी भी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मतलब मायने रखता है, इसलिए ये हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में भी क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। बाकी बात करें तो ये हमारा जो है मेमोरी ग्लैंड में जाके क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है इसका सिंपल काम क्या है कि ये हमारा मतलब ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है और जो लैक्टेशन की प्रोसेस को बढ़ाएगा, यानी कि सिंपल क्या है कि मिल्क के प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये हमारा इंक्रीज करता है। अब बच्चा वगैरह होगा तो उसको दूध तो चाहिए, तो तभी ये हमारा जब प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये मोस्टली रिलीज होता है, उसी टाइम पर ये मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अब इसका एक ही यूज और होता है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, फार्म एनिमल्स वगैरह,
वहां पर एनिमल के अंदर इसका यूज किया जाता है, जिससे जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी ज्यादा मात्रा में मिल्क को प्रोड्यूस करें और लोग उनको बेच सकें। तो इस तरह भी इनका जो है यूज किया जाता है। बाकी इसको जो है कर्डल केमिकल और लव ड्रग नाम से भी जाना जाता है। लव जानते हो, क्योंकि प्यार मोहब्बत वाली बातों में क्या है इसका यूज हो रहा है। अब बात समझते हैं हम 29 हमारा क्या है, डिफाइन द बायो एसे एंड एनालिस्ट इट्स लिमिटेशन। अब आपको समझना है कि बायो एसे हमारा क्या है। तो अगर डेफिनेशन पढ़ें तो बायो एसिड्स डिफाइंड एज एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ अ सिस्टम बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल रिस्पांस इन अ लिविंग सिस्टम। यानी कि इसमें सिंपल ऐसा फंडा समझो यहाँ पर कि मान लो हमने एक दवाई बनाई, मान लो ये हमने टैबलेट बनाई या कोई भी चीज़ बनाई, तो अब ये हमारी कितनी पोटेंट रहेगी, यानी कि ये हमारी कितनी ज़्यादा इफेक्ट शो करेगी, इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बायो ऐसे करते हैं। अब किया कैसे जाता है, तो मान लो सिंपल यहाँ पर हमने कोई अपना जानवर ले लिया, कोई हमने रेट ले लिया या कोई रैबिट ले लिया। अब हम सिंपल करेंगे, मान लो ये हमारी एक एनाल्जेसिक है, यानी कि ये हमारे पेन को कम करने का काम कर रही है, ठीक है। तो मान लो ये दवा हम क्या करेंगे, किसी रेट वगैरह में क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा पेन जनरेट करेंगे। तो पेन जनरेट होगा तो भाई सिंपल सी बात है, रेट होगा या रैबिट वो उछलेगा बहुत ज्यादा। फिर उस पर ये हम क्या करेंगे, दवा को इंड्यूस करेंगे, और जब दवा उसको दी जाएगी तो फिर उस पर इफेक्ट देखते हैं कि अगर उसका वो दर्द बंद हो जाएगा और वो नॉर्मली धीरे धीरे बैठ जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग नॉर्मल हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि हमारी दवा जो असर कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो दवा में कोई कमी है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज हमारी क्या होती है, यहाँ पर चेक की जाती है किसी भी बायो ऐसे की। तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा वैसा काम हो जाता है, थोड़ा औखा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज हमारी इस तरह हम चेक करते हैं, इसी को हम बायो ऐसे बोलते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, आखिर इसमें कमी क्या है। तो पहली बात टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि एनिमल वगैरह को रखना, ये सारे काम करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। दूसरा लेस एक्यूरेट है। अब लेस एक्यूरेट के पीछे रीजन क्या है, मान लो ये जानवर है भाई, तो कुछ भी मान लो किसी को दर्द सहने की ज्यादा क्षमता हो, किसी में कम होती है। तो मान लो वो जानवर पहले ही शांत हो गया, हमको लगेगा कि इतनी डोज इसके लिए एफिकेस है, लेकिन मान लो कम हो, तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है। बाकी इसमें कुछ एरर्स वगैरह भी आ जाते हैं, वेरिएशन वगैरह आ जाते हैं। बाकी ये सम टाइम क्या होता है कि इतना तो है कि ये जो हमारा जिस एनिमल वगैरह पे टेस्ट किया जा रहा है उस पर तो इसका यूज होगा नहीं, यूज हम लोग करते हैं मतलब ह्यूमंस वगैरह, तो थोड़ा बहुत इसका भी नुकसान होता है। बाकी ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बाकी इसमें ज़्यादा लेबर चाहिए और मच स्किल वाला मतलब बंदा चाहिए। बाकी बायोलॉजिकल वेरिएशन वगैरह इसमें होती रहती हैं। तो ये कुछ इसके लिमिटेशन थे, 2-4 आप पढ़ लेना और इसको जो आराम से लिख के आ जाना, ठीक है। चलिए बाकी हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो राइट फार्माकोथेरेपी फॉर थायराइड स्टॉर्म। तो थायराइड स्टॉर्म क्या होता है, उसकी आपको यहाँ पर फार्माकोथेरेपी के बारे में बताना है। तो जो हमारा थायराइड स्टॉर्म है, वैसे तो वो एक रेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, सीवर एक में है, क्या है, एक तरह से कॉम्प्लिमेशन बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइपर थायराइडिज्म था, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में ओवर प्रोडक्शन हो रही थी थायराइड हार्मोन की, तो वही वाली कंडीशन है, लेकिन वो क्या हो गई है, एकदम ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होने लगी। तो उसी को यहाँ पर थायराइड स्टॉर्म नाम से बोला जाता है। यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा शो कराए। और थायराइड ग्लैंड हमारा वही है जो बटरफ्लाई शेप का था, आपको अगर याद हो, तो वही हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। बाकी अब इसकी वजह से होगा क्या कि जब ज़्यादा हो जाएगा तो हाई फीवर कॉज हो सकता है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये हमारे क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। बाकी अगर इसके ट्रीटमेंट की मोस्टली बात करें यहाँ पर, तो इसका पहला ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको इनऑर्गेनिक आयोडीन के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें एंटी थायराइड वाले हम ड्रग को यूज करेंगे। तो ये तो आप कहानी जानते हैं, जैसे हमारा प्रोपाइल थायरोइड हो गया, एंटी डायबिटिक के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंटी थायराइड के बारे में। फिर हमारा इसमें एक ड्रग आता है मिथाइमाइजल, ये मैंने आपको बता दिया था। तो बस इसी में ये होता है, जो हमारे क्या करेंगे, जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस को और रिलीज को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। बाकी इस केस में क्या है, बीटा ब्लॉकर्स भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे थायराइड हार्मोन के इफेक्ट को कम करेंगे। बाकी अगर कोई भी ऐसी सीवियर कंडीशन, तो उसको जो है इंटेंसिव केयर यूनिट जो हमारी होती है वहां पे जाके उसको तुरंत एडमिट कराएं, जिससे उसका जो है ठीक से इलाज हो सके। अब 31 ड्रग की हम बात करते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो दोनों का आपको फंक्शन बताना है। तो जो हमारा ग्लूकागॉन है उसका फंक्शन क्या है कि ये हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन में काम करेगा। देखो ऐसे याद करो, जो ग्लूकागॉन है वो हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, और जो इंसुलिन है वो हमारे ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो जो ग्लूकागॉन है मेन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन को मतलब ट्रीट करेगा, हाइपोग्लाइसेमिया कोमा वगैरह को ट्रीट करेगा। बाकी ये हमारी बॉडी में यूरिया की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। बाकी ये हमारी बॉडी में फैटी एसिड वगैरह है उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, और ये जो गैस्ट्रिक एसिड है यानी कि जो एचसीएल वगैरह उसको कम करेगा। तो ये हमारे क्या है, इसके काम होते हैं। फंक्शन करें इंसुलिन के बारे में, तो ये हमारा आइडियोपैथिक डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में, यानी कि जो डायबिटीज वगैरह हो जाती है, तो उसमें डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो उसको कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, कभी कोई कंडीशन खराब हो
जाती है तो बाहर से दिया जाता है। तो इस तरह ये हमारा काम करता है। बाकी ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस में भी हेल्प करेगा। बाकी ये हमारा जो है हाइपर कैलेमिक कंडीशन में भी हेल्प करेगा, यानी कि पोटेशियम जो ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में भी ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। ठीक है, बाकी कोई अगर मायोकार्डियल वाला इन्फेक्शन यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई बीमारी होती है दिल वगैरह की, तो वहाँ भी ये चीज़ हमारी क्या करेगी, हेल्प करती है। तो इस तरह ही हमारे काम आते हैं। 32 क्वेश्चन आता है डिफाइन 5-HT। तो जो 5-HT है इसी को हम सेरोटोनिन नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा 5-HT मतलब होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोअमीन। तो ये हमारा एक ऑटोकॉइड्स है जिसके बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारा जो है प्लांट्स में, फ्रूट्स में, एनिमल टिश्यू में पाया जाता है और कुछ वेनम्स वगैरह में। बाकी ये चीज़ हमारी जो है जीआई ह्यूमंस के अंदर जो एंटेनोक्रोमोफिल सेल थे, आपको याद होंगे, उसमें जीआईटी में होता है। बाकी प्लेटलेट्स में होता है, लेकिन बनता सिर्फ हमारे ये कहाँ है, एंटेनोक्रोमोफिल सेल में। और हमारे सीएनएस के अंदर जो हमारे सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स थे उनके अंदर ये हमारा जो है बनता है। ठीक है, चलिए बाकी इसका अगर बेसिकली फंडा देखो तो ये हमारे स्लीप को रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, मूड को करेगा। बाकी ये हमारे इन्फ्लामेशन वगैरह को कॉज करता है। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होंगी। चलिए अब बात करते हैं अपना 33 क्वेश्चन है, डिफाइन एंड राइट एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोपाइल थाईयूरेसिल। तो जो प्रोपाइल थाईयूरेसिल है उसका मेन फंडा क्या है कि वो हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने का काम करता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म हमारी क्या थी, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हमारी में क्या हो रही है, थायराइड की ओवर प्रोडक्शन हो रही है हमारे उसी ग्लैंड के द्वारा। तो वो हमारी ग्रेवस डिसीज के द्वारा हो जाती है, यानी कि कोई ग्रेवस डिसीज हो गई हमारे थायराइड ग्लैंड में, तो वहां पर हमारी थायराइड की ओवर प्रोडक्शन होगी। तो उसको ठीक करने के लिए हम जो है इस वाले ड्रग का यूज करते हैं। पता चल गया। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ईचिंग हो गया, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, या जॉइंट्स एंड मसल्स पेन। तो ये हमारे कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए जो यहाँ पर कॉज हो सकते हैं। बात करें 34 क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट आर ग्रोथ हार्मोन। तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये हमारा सोमेटोट्रोपिन के द्वारा मतलब रिलीज होने में इसको हेल्प मिलती है, तो इस नाम से भी इसको जानते हैं। बाकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि जो हमारा ये ग्रोथ हार्मोन है ये हमारा इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। बाकी अगर इसकी बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो बोन्स वगैरह होती है, उनको ग्रोथ में हेल्प करेगा। एक और चीज़ कभी मतलब डिटेल में पूछी जा सकती है कि ये हमारे जो ब्रेन होता है और जो आई होती है, इन दोनों की ग्रोथ में हमारा ये ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बहुत डिटेल्स बात है, आपको कभी भी जीपैट वगैरह में हेल्प कर सकती है। ठीक है, बाकी अगर इसके कुछ एग्जाम्पल देखें जो हमारे इस ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करेंगे, तो जैसे हमारा हो गया GHRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कुछ सेक्स हार्मोन हमारे हो गए, जैसे हमारा एंड्रोजन्स हो गया, ईस्ट्रोजन्स हो गया, ये भी हमारे इस ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को बढ़ाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। और इससे क्या होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे बढ़ेगा तो हमारे जो ग्रोथ वगैरह होती है हेयर वगैरह की वो आ जाती है, आवाज़ थोड़ी वैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, आप पहले से भी इसको जानते होंगे। थोड़ा बात करते हैं 35 प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे। तो अब यहाँ पर हमको जो है प्रिंसिपल बताना है बायोएसे के बारे में। तो अभी हमने बायोएसे के बारे में क्या जाना था, इतना जाना था कि बायोएसे में हम क्या कर रहे थे, अपने जो हमारे वो थी कोई भी हमारे जो टैबलेट थी उसके हम यूज़ को यहाँ पर जो है पता कर रहे थे, उसकी पोटेंसी को पता कर रहे थे कि कोई भी हमारा ड्रग है वो अपना कितना इफेक्ट दिखाएगा किसी भी एनिमल के, और उसी के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते थे कि वो हमारे ह्यूमन बॉडी पे कैसे इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, इस तरह हम कर रहे थे। तो अब बारी आती है इसके प्रिंसिपल को जानने के बारे में। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि जैसे मान लो कोई भी हमारा एक स्टैंडर्ड ड्रग है, स्टैंडर्ड मतलब जो हमारा IP इंडियन फार्माकोपी है, जो अदर फार्माकोपी है उनके द्वारा एक बनाया गया ड्रग है। तो मान लो ये हमारा एक A नाम का स्टैंडर्ड ड्रग है, यहाँ पर एक हमारा जानवर है, कोई मान लो रेट हो गया, चूहा, तो हमने ये ड्रग मान लो इस पर अप्लाई की, ये हमारी क्या है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करती है, यानी कि इसको मान लो पेन को कम करेगी। तो हमने जैसे इस पे अप्लाई किया, यहाँ पे पहले हमने इसको दर्द पिंच हो कुछ भी किया, दर्द हुआ, फिर हमने जैसे ही अप्लाई किया इंडस्ट्रियल, ये मान लो हमारा जो है 5 मिनट के अंदर शांत बैठ गया, इस पे मतलब नॉर्मल हो गया बंदा। ठीक है, ये वाला। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा टेस्ट वाला उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे फिर से पिंच होएंगे दूसरे वाले रेट पे, और फिर हम जो है इसको अप्लाई करेंगे। तो अब जो हमारी ये दवा है दूसरी, ये भी हमारी एनाल्जेसिक है, ये हमारी स्टैंडर्ड है, ये हमारी टेस्ट है। तो अगर ये टेस्ट वाली कंडीशन ये भी हमारा जो है इस रेट को 5 मिनट के अंदर या उससे कम टाइम में इसको नॉर्मल कर देगा, तो मतलब ये दवा हमारी ठीक है। लेकिन अगर 10 मिनट हो गई, 15 मिनट होगी, तो हम मानेंगे कि ये टेस्ट वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा फेल हो जाएगा, अच्छा काम नहीं करेगा। तो इस तरह हमारा ये प्रिंसिपल काम करता है कि हम यहाँ पर कंपेयर वाला सीन लाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट वाले सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड वाले सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो कैसा काम कर रहा है। कम करेगा काम उसके मुकाबले तो फेल हो गया, अच्छा काम करेगा तो पास हो गया। तो इस तरह हमारे ये काम करता है। बाकी ये मेथड हमारा रिलायबल है, सेंसिटिव है, रिप्रोडक्टिव है, सिंपल सी बात है। बाकी इसमें हम एनिमल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पे बातें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और इसमें मैंने बातें लिख दी थी, जैसे इसके बारे में
तो यही बात है कि इसमें हम आइसोलेट करेंगे जो अपनी प्रिपरेशन को, वो हमारी सेंसिटिव होगी, एरर्स हमारी इसमें कम होने चाहिए। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर हमारा जो टेस्ट है और स्टैंडर्ड है वो उनका जो मतलब फार्माकोलॉजी का इफेक्ट है वो अगर सेम आएगा तो हमारा टेस्ट वाला पास होगा, अगर उससे कम आता है तो हमारा टेस्ट वाला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, सेम ही आना चाहिए, ये बहुत में डिपेंडेंट है। फिर बात करते हैं हम अपना 36 क्वेश्चन है, नेम एनी 2 ड्रग्स ऑफ क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटी एरिथमिक यानी कि एरिथमिक कंडीशन जब हमारी क्या है, जो हमारी हार्ट वाली कंडीशन है, रिदम वगैरह वो हमारी प्रॉपर नहीं चलती है, उसको ट्रीट करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें हमारे 2 क्लास 1 में हमारी, जिसको हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये हमारे सोडियम को ब्लॉक करेंगे, जिससे हमारे हार्ट को क्या मिलेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा रिलैक्स होने के लिए, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी, टैकीकार्डिया, वो हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी। ड्रग्स इसमें हम कौन से यूज करेंगे, जैसे क्विनिडीन हो गया, लिडोकैन हो गया, जो हमारे क्लास 1 के ड्रग है। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल क्या हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए। अब बात आती है कि हाउ एस्पिरिन इज यूजफुल एज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो अब यहाँ ये बताना है कि एस्पिरिन हमारा एंटी प्लेटलेट ड्रग की तरह कैसे काम करता है। तो देखो नॉर्मली हमने क्या देखा था, यहाँ पर मैं सारी कहानी नहीं बता रहा, नॉर्मल देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही हमारी सेल को इंजरी हो रही थी, फॉस्फोलिपिड से द्वारा हमारा आर्किडानिक एसिड बन रहा था, वो हमारे कॉक्स लॉक को बना रहा था, और जो कॉक्स एंजाइम हमारा वो हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड था। तो जो कॉक्स 1 था, इसके द्वारा हमारी 2 चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन हमारा था वही एक्चुअल में प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प कर रहा था, यानी कि हमारी प्लेटलेट को बढ़ाने का काम कर रहा था, थ्रोम्बस वगैरह बनाने का काम कर रहा था। तो अब यहाँ पे पूछा कि एस्पिरिन हमारे इस वाले काम को कैसे रोकता है। तो एस्पिरिन जब भी अप्लाई करते हैं तो वो हमारे इस पूरे के पूरे कॉक्स को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। अब जैसे हमारा ये इनहिबिट हो जाएगा, हमारा कॉक्स 1 भी इनहिबिट हो जाएगा दोनों। तो जैसे ये इनहिबिट हो जाएगा, हमारा थ्रोम्बोक्सिन था वो बनना बंद हो जाएगा, और जैसे ही हमारा थ्रोम्बोक्सिन बनना बंद हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाएगी। और इन दोनों ही केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी प्लेटलेट्स वगैरह की जो एग्रीगेशन थी वो हमारी कम हो जाएगी, और हमको एंटी प्लेटलेट वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि प्लेटलेट का उल्टा यहाँ पे होगा, प्लेटलेट हमारी एग्रीगेट नहीं होंगी, एक्टिवेट नहीं होंगी, और हमारा जो थ्रोम्बस था या जो क्लॉट था वो हमारा नहीं बनेगा। तो इस तरह ही हमारा काम करता है। शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया, लॉन्ग में मैंने आपको समझा दिया, और वो वाला सीन आप जो है 5 और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी लिख के आ चुके हो। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने 38 क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ है व्हाट इज रिटोट्राइन। तो रिटोट्राइन हमारा एक बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग है, और ये हमारा कहाँ पे काम आएगा, जैसे हमारे जो यूट्रेन है, यूट्रस वगैरह है, उसके रिलैक्सेशन को ये कॉज करेगा। अब जब ये रिलैक्स होगा हमारे यूट्रस, तो इसके द्वारा क्या होगा कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी प्री मैच्योर, उसको ये स्टॉप करेगा। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा होती है तो ये भी हमारे उसी में रिस्पॉन्सिबल होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो जब मैं डिटेल्स में बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी बस इतना समझो कि ये हमारा क्या है, एक बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग है जो हमारा इस वाली कंडीशन में काम करेगा, यानी कि यूट्रस पे एक्ट करेगा, यूट्रस को रिलैक्स करेगा, और जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी यूट्रस की उसको ये कम करेगा। तो इस तरह ही हमारा जो है यहाँ पे काम करता है। 39 क्वेश्चन है, नेम एनी 2 एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में। तो इसमें हमारे 2-3 नाम लिखने थे। तो हमारा लोजार्टन हो गया, वेल्सार्टन हो गया, या टेलमिसार्टन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लोसार्टन हो गया, वेल्सार्टन हो गया, या टेलमिसार्टन हो गया। ठीक है, तो इनका सिंपल काम क्या होगा, ये हमारे एंजियोटेंसिन को ब्लॉक कर देंगे, जिससे जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड था जो हमारा एक्टिवेट हो गया था जब फर्स्ट बार, वो हमारा कहीं भी बाइंड नहीं होगा। इससे वेजोकंस्ट्रिक्शन कम होगा, ब्लड वॉल्यूम जो बढ़ गया था वो हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह ही हमारे जो है काम करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन है 40, व्हाट आर ल्यूकोट्राइन्स, और उसका एग्जांपल्स बताने यहाँ पर। एग्जाम्पल्स मतलब किस में ये कैसे यूज होगा। तो ल्यूकोट्राइन्स हमारे जब यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो इसमें हमने जब ये पूरा बन रहा था, ये हमारी पूरी इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म था एक तरह से। तो जो हमारा ये इसके द्वारा फॉस्फोलाइपिड बनी, आर्किडानिक एसिड बना, इसके द्वारा जो लॉक्स बना, कॉक्स ने तो हमारा ये बनाया प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन, लेकिन जो हमारा लॉक्स वाला था लाइपोक्सिन, इसने हमारा बनाया था ल्यूकोट्राइन्स। यानी कि जो ल्यूकोट्राइन्स था वो हमारा एक तरह से इन्फ्लामेशन के अंदर रिलीज हो रहा था, और ये जो ऑटोकॉइस्टेज जो केमिकल है ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है, और मेनली क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करता है। यानी कि ये भी पोटेंट तरीके से इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करेगा, जैसे पेन हो गया, फीवर हो गया, बाकी ये और भी कंडीशन को कॉज करेगा, जैसे अस्थमा हो गया या शॉक हो गया। तो इस तरह ये हमारा ल्यूकोट्राइन्स था। यहाँ थोड़ा लेंथी में लिखा, बाकी मैंने मतलब कहानी वही थी जो मैंने आपको बता दी कि ये हमारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की तरह क्या होता है, रिलीज होता है। काम आपको मैंने बता दिया। तो आई होप आप लोग को ये पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने जो अपने शॉर्ट वाले 40 क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपका जो फार्माकोलॉजी वाला पूरा सीन था यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो पूरा का पूरा आपका रिलीज हो गया, और अब आपको यहाँ पे मोस्टली ऐसी चीज़ होंगी जिसके बारे में आपको आता होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अब हम बहुत जल्द जो है इसके लॉन्ग वाले सॉल्यूशन को करेंगे। तो आपको चाहिए क्या, कैसे, आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हम बाकी के क्वेश्चन, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके 2 मार्क्स को सॉल्व करें। जो भी आपकी ख्वाहिश है वो कमेंट करके हमें जरूर बताओ। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो इसके साथ, और दोस्तों का इसको शेयर करना। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।